वेलकम टू गेट एकेडमी। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रीवियसली हम लोगों ने मेंबर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ लिया है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, ये सब भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस लेक्चर को पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट से बताइएगा इस वीडियो के कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट मेंबर्स के बारे में। नाउ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट मेंबर्स क्या होते हैं, इस चीज को समझने की नीड है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ रिएक्शंस, जो इंटरनल फोर्सेस एक्सेट्रा जो आ रहे हैं मेंबर्स में, अगर आप उनका कैलकुलेशन, उनकी वैल्यूज को निकालना नहीं कर पा रहे हो बाय यूजिंग दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो उस कंडीशन में हम उन स्ट्रक्चर्स को, उन मेंबर्स को क्या कहते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कहते हैं। तो जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो बार है ये ए पे और बी पे रिजिडली सपोर्टेड है, फिक्स है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं ना। नाउ इफ आई आस्क यू कि भाई क्या है रिएक्शन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लोग इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो है इक्वेशन जो है अप्लाई करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आप देखोगे कि क्या आपका आंसर आया या नहीं आया। तो चलिए पहले तो चेक करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लो कि ये आपका एक्स डायरेक्शन है, लेट अस से दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन, this is y direction, right? So entire force, as you can see, that entire force is acting on the x direction only. There is only single force. In future problems you will see there is number of forces. Okay, now here we have only a single force. Now this is a force P. Now first thing that okay, ये जो force है इस direction में लग रहा है, so from B you will have a reaction opposite to this P. Okay, this is RB. Again for this support A, it is acting in that direction, so इसके opposite reaction ये आई बात समझ में। so इस पर चर्चा करेंगे और भी मैं आपको बताऊंगा अभी, बट ये आप देखिए आर ए आर बी आ गया आपके पास। नाउ स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो एक तरह से मैंने जस्ट इस डायग्राम के ऊपर ही एफवीडी बना दिया, ठीक है। सपोर्ट का हटा के एफवीडी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट जैसे मैं यहां लिखूं समेशन ऑफ फोर्सेस अबाउट एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, अप्लाई करना चालू कर दिया स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो मिलेगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी। इक्वेशन नंबर 1। समेशन ऑफ फोर्सेस अबाउट वाई डायरेक्शन करके देखते हैं। सो कैन यू सी इज देयर एनी फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन? नो। सो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन इज 0। सॉल्यूशन कंप्लीट। लास्ट, summation of moments, summation of moment about A, summation of moment about A. Let us say this is point A, this is point A, this is point A, and all the forces are collinear, एक ही लाइन में है। line of action of all the forces are same like this, करेक्ट है। तो दो मोमेंट हो जाएगा भाई, ए से हमारा मोमेंट, किसी भी फोर्स का मोमेंट क्या होता है, जो भी फोर्स है and the perpendicular distance. So the perpendicular distance of all the forces in this particular diagram is 0 from A. So by default क्या हो गया, 0 हो गया। समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स है ही, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस सेटिस्फाइड हो गई, बट हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन निकल करके आया टू फाइंड आउट दीज टू अननोन्स। नाउ द प्रॉब्लम इज, यहां पर आपके पास दो अननोन है बट आपके पास एक इक्वेशन है। सो मैथमेटिकली हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो अननोन हो, यानी कि ऐसा मैं बोलूं कि n नंबर ऑफ अननोन्स अगर मेरे पास हो, तो मेरे पास n नंबर ऑफ इक्वेशंस भी होने चाहिए। दिस इज सिंपल स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। नाउ हमारे पास सिर्फ दो अननोन है, हमारे पास दो अननोन है लेकिन इक्वेशन एक है। सो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। तो अब हमको समझ आ गया कि जो भी मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस थे, समेशन ऑफ फोर्सेस अबाउट एक्स वाई एंड मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, अप्लाई मैंने करा, बट मेरे पास कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आया है। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगाने के बावजूद मेरे पास अभी भी इनडिटरमाइंड टर्म्स हैं। दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइज अंडर अ कैटेगरी दैट इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट।
आई बात समझ में? सो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट का मतलब ये है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगा करके मैं सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा हूं. सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू हैव अनदर इक्वेशन. अब वो इक्वेशन कहां से आएगा? वो इक्वेशन आएगा जो हमारे सामने जो पिक्चर दिख रही है, जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके, ठीक है. एंड दैट इज नोन एज द फिजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्वेशन दैट इज नोन एज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. सो एक ऐसा मुझे इक्वेशन लिखना होगा इस गिवन प्रॉब्लम को देख करके, जो कि इस प्रॉब्लम की सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेगा. ओके, एंड दैट विल बी अ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. सो हमको एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की नीड होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आई विल बी एबल टू हैव अनदर इक्वेशन, एंड हेंस आई विल बी एबल टू कैलकुलेट ऑल द अननोन्स इन द प्रॉब्लम. ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे बनेगा? तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जनरली जो बनता है वो डिफॉर्मेशन जो हो रहे हैं, जिस तरह से बॉडी डिफॉर्म हो रही है, जो ओवरऑल उसका मैकेनिज्म है डिफॉर्मेशन का, उसको फिजिकली ऑब्जर्व करके किया जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे जो डायग्राम है, अगर मैं एक सवाल करूं आपसे कि चलो बच्चों बताओ कि ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को लगाने पर क्या होगा? क्या ये जो बार जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में रिजिडली फिक्स है, दैट इज जो सपोर्ट ए है बोलूं और जो सपोर्ट बी है बोलूं, ये दो सपोर्ट्स इस मेंबर को कंप्लीटली रिजिडली होल्ड करके रखे हैं, तो बताओ ये इसमें जितने भी फोर्स मैं लगाऊं, क्या इसकी ओवरऑल लेंथ विच इज L/2 प्लस L/2 दैट इज L, इसमें क्या कोई परिवर्तन, कोई चेंज आएगा? तो आपका जवाब होगा, थोड़ी देर सोचोगे फिर आप बोलोगे नहीं सर, नहीं होगा. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. तो ऐसा इसलिए आप बोल पाए क्योंकि आपको पता है दैट ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में दे आर रिजिडली फिक्स. सो दिस एंड एंड दैट एंड कैन नॉट मूव एट ऑल. सो जो इन दोनों, इसकी जो लेंथ है दैट विल नॉट चेंज. तो आपने ऐसा जब सोचा तो आपने अपने आप ही अपने कॉमन सेंस से ही ये जज कर लिया दैट द टोटल चेंज इन लेंथ विल बी जीरो. That the total change in length will be zero. और total change in length हमने निकालना सीख रखा है. कहाँ? जो प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा है मेंबर्स इन पैरेलल, उसमें हमने सीख रखा है कि कैसे हम लोग किसी भी कंपोनेंट का टोटल चेंज इन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. समझ आई बात? तो फिर हमको जब पता है तो वही चीज हम लोग यहां पर इंप्लीमेंट कर देंगे. ठीक है, और टोटल चेंज इन लेंथ का इक्वेशन लिखेंगे. तो टोटल चेंज इन लेंथ क्या हो सकती है? एंड एज वी नो दैट द बार इज फिक्स्ड, तो हम वहां पर उसको जीरो के इक्वल कर देंगे. दैट्स इट. तो हमने एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि कैसे मैं जो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स होंगे उनको फिजिकली ऑब्जर्व करूंगा और उनके लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखूंगा. और जनरली जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हम लिखते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द डिफॉर्मेशन, के किस तरह से बॉडी डिफॉर्म हो रही है, कितना डिफॉर्मेशन या कितना स्ट्रेन एक्सेट्रा देगी. इस चीज पे हम लोग बात करके जो उसका इक्वेशन होगा, एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि अब इस एग्जाम्पल को आगे लेकर के चलते हैं. ओके, इस एग्जाम्पल को आगे लेकर के चलते हैं. तो जैसे कि मैं बोलूं कि क्या है इसको सॉल्व करने का तरीका, तो मैंने आपको बता तो दिया कि कैसा करना होगा. तो इसको स्टेप वाइज अपने दिमाग में जो एल्गोरिदम है, जो रेसिपी है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो आप लोग बैठाइए. पहले तो प्रॉब्लम को देखना है. फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम को देखना है. तो जो आपका लोडिंग डायग्राम है वो आपके पास होना चाहिए. पहले तो आपको लोडिंग डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए कि अच्छा लोडिंग सिचुएशन ऐसी है. आफ्टर नोइंग द ओके कि लोडिंग डायग्राम क्या है, नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा. व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? इन फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग जो सपोर्ट्स होते हैं, जो फिजिकल सपोर्ट्स हमको दिख रहे होते हैं, उन फिजिकल सपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअली रिमूव कर देते हैं. एंड उन सपोर्ट्स से जो रिएक्शंस आ रहे होते हैं, हम उसको अकॉर्डिंगली विथ प्रॉपर साइन मेंबर पे हम लोग ड्रॉ करते हैं. दैट मीन्स जैसे कि इसमें जो रिएक्शन आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन आर भी आया था हमारे पास, जस्ट हम लोगों ने समझ लिया था कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है दैट इज फोर्स के इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है. तो ये इस तरह से हम लोग जज किए, जो भी रिएक्शंस का डायरेक्शन है वो जज किए. एक अननोन वैल्यू, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वैल्यू कितनी, तो मैंने आर बी उसको नाम दिया.
और फिर मैं इस सपोर्ट को, फिजिकल सपोर्ट को वर्चुअली हटा दूं और वहां पर जस्ट मैं इस सपोर्ट के कारण जितना फोर्स आ रहा है उसको बस रिप्रेजेंट करूं, तो अब जो सेकेंडली मुझे डायग्राम मिल गया दैट इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर थर्ड स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप करना है आपको, अप्लाई करना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आपको एक या दो ऐसे इक्वेशंस मिल जाएंगे, ठीक है, एक या दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे जब आप लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करोगे। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने समेशन ऑफ एफ एक्स अप्लाई किया, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई किया और मुझे क्या मिला, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी, ये मुझे मिला, प्रीवियसली मुझे ये मिला, ठीक है। और उसके बाद चेक कर लिए हम लोग जितने भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी हमारे पास फोर्सेस की, वो सब हम लोगों ने सॉल्व कर ली बाय द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक या दो इक्वेशन आए, जैसे इस कंडीशन में हमारे पास एक ही इक्वेशन आया, ये वाला। देन moving to the last step, that is your fourth step, in which you will be observing the problem physically, and जो physical observation आपने किया उसको mathematically describe करना रहेगा, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे compatibility equation. So the fourth step is to write compatibility equation and then solve the problem. ठीक है, जो इक्वेशन मिल गया देन इक्वेशंस को सिंपली आपको सॉल्व करना है। सो इन द लास्ट स्टेप, दैट इज आफ्टर सॉल्विंग ऑल द प्रीवियस 4 स्टेप्स, इन फिफ्थ स्टेप यू विल बी हैविंग योर आंसर, जो भी पूछा गया व्हाटसोएवर, ठीक है। सो इट इज हाउ द स्टैटिकली इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम्स आर डील्ड, ठीक है। चलिए, सो जस्ट मैं बताता हूं कि कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास जो ये मेंबर हमको दिया हुआ है, जो मेंबर हम लोगों को दिया हुआ है ना, तो ये जो मेंबर हम लोगों को दे रखा है इस तरह से, ठीक है, ये जो मेंबर दे रखा है इसके ऊपर हम लोगों ने दो जो रिएक्शंस हैं वो कंसीडर किए इस तरह से, ये हो जाएगा आर बी, ये हो जाएगा आपके पास आर ए। अब मैं लॉजिक बताता हूं इसको। अब यहाँ तो सिंगल फोर्स था, ठीक है, सिंगल फोर्स था, तो आप लोगों ने डायरेक्टली इसको लिखा। कैसे लिखा मैंने, अब वो लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना इस पे, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो इस पोर्शन को 2 बार रिवर्स फॉरवर्ड करके भी देख लेना, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपको ये जो मेंबर दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट जो मेंबर्स को आपने जोड़ा है, ये जो आपको बॉडी दे रखी है जो कि नंबर ऑफ मेंबर्स से मिल करके बनी हुई है, इसमें एक फोर्स लग रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम देखेंगे आगे जिसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। अब करना क्या होता है, जो फोर्स सिस्टम आपको बॉडी में दिया हुआ है, फोर्स सिस्टम मींस नंबर ऑफ फोर्सेस, तो नंबर ऑफ फोर्सेस चेक करें, दैट इज फोर्स सिस्टम है वहां पर। तो जो फोर्स सिस्टम है उसका रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, नेट फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हुए हैं उनका अलजेब्रिक सम करना है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ नेट, ठीक है। उसमें आप लोग रिएक्शंस को काउंट मत करना, इसको काउंट नहीं करना, जस्ट जो आपका एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, जो कि एक्सटर्नल, नॉट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्सेस, या ऐसा करो जो लोड्स लगे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो कि जो लोड दे हुए हैं, ओनली फॉर लोड्स जो आपको लोड्स दे रखे हैं, उन लोड्स के लिए बस ये आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट करना, दैट इज समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एफ नेट, ऐसे करके यहाँ पर नेट फोर्स निकालना, ठीक है। अब ये समेशन करने के लिए एक प्रॉपर साइन चाहिए होगा आपको, तो ये वाले जो साइन कन्वेंशन होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये साइड पॉजिटिव नेगेटिव, इसको फॉलो करते हुए आप एफ नेट निकाल सकते हो। जैसे नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पर लग रहे होंगे, तो इस वाले जो जिनका एरो इस तरह का दिख रहा है, इस डायरेक्शन में दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोल सकते हो, तो उसको पॉजिटिव ले लो। जिसका एरो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है उसको नेगेटिव ले लो और जस्ट सॉल्व कर लो। अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एफ नेट मिला। जैसे कि यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे बात करूं तो सिर्फ एक ही फोर्स है, पी फोर्स है, तो ये पी फोर्स है इस डायरेक्शन में, राइट। ये जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है एफ नेट का वो ऐसा है, ठीक है, एफ नेट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो जो रिएक्शंस आएंगे दोनों सपोर्ट पे, वो दोनों सपोर्ट्स पे जो रिएक्शन आएंगे उनका डायरेक्शन नेट फोर्स के अपोजिट होगा, यानी कि दोनों सपोर्ट्स पे जो रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, दैट इज वाई दोनों सपोर्ट्स पे ए और बी पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगने वाले रिएक्शन आएंगे। तो देखो आर बी कैसा लग रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, आर ए कैसे लग रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। अब इसको थोड़ा सा अगर वैसे समझना है
टेक्निकली समझना है तो देखो, जैसे कि मैंने उस समय समझाया था थोड़ी देर पहले कि भाई P इस तरफ लग रहा है, इस तरफ, सो फॉर सपोर्ट B इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स B। अगर सपोर्ट B को देखो तो ये P जो लोड है वो सपोर्ट B की तरफ लग रहा है, देख सकते हो, दिस इज सपोर्ट B, ये सपोर्ट B है यहाँ पर। सो B क्या करेगा, इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, सो B इसके अपोजिट फोर्स लगाया लाइक दिस, ये है ना। सेम वैसी अगर मैं इस वाले के लिए बात करूं, यानी सपोर्ट A के लिए बात करूं, सो P इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन, तो रिएक्शन क्या आएगा उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में। तो ये देखो, तो फाइनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी RA एंड RB आर कमिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द नेट फोर्स। तो जो नेट फोर्स आएगा उसका डायरेक्शंस और जो जो आपके फिक्स एंड्स पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो जस्ट नेट फोर्स निकालो, देखोगे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, अगर वर्टिकली वाला प्रॉब्लम है तो पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, और जिस डायरेक्शन में आ रहा होगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट दोनों फिक्स एंड्स पे जो रिएक्शन है वो आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया, वर्किंग डायग्राम तो आपको दे रखा है, सेकंड स्टेप आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर आपने थर्ड स्टेप अप्लाई किया जो मैंने बोला, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम अप्लाई किया। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम अप्लाई किया तो क्या मिला, RA प्लस RB इक्वल टू P मिला, इक्वेशन नंबर 1। अब फोर्थ स्टेप दैट इज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखना, जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसके लिए। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस से तो काम नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखेंगे। तो देखा मैंने कि ये जो बार है जो कि फिक्स्ड है, तो इसका जो ओवरऑल इसका जो डायमेंशन रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका जो लेंथ होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेंथ कितनी है, L लेंथ है, इस हिस्से का L/2 है, उस हिस्से का L/2 है। नाउ अगेन आई रिपीट, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, डायमीटर, एनीथिंग कैन बी डिफरेंट। जैसे यहां पर अभी हो सकता है कि इस पोर्शन और इस पोर्शन का जो यंग्स मॉडुलस है हो सकता है सेम हो सकता है कि डिफरेंट हो। तो इस चीज का ख्याल रखना है हमको कि जो यंग्स मॉडुलस है, जो डायमेंशंस हैं लाइक डायमीटर, लेंथ एक्सेट्रा, दे मे बी इक्वल, दे मे बी डिफरेंट, व्हाट्सएवर द मेथड, द अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। ओके, सो यहां पर स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। तो मैंने जैसे कि देखा, फिजिकल ऑब्जर्वेशन किया कि जो लेंथ है दैट इज नॉट चेंजिंग, सो द del L total, the total change in length, because there are n number of member, so I can write the summation of del L n from n equal to 1 to n equal to n, okay, is equal to 0। now ये जानते हैं हम लोग, del L क्या होता है, PL upon AE, PL अपॉन AE ये चीज होती है, PL अपॉन AE आपका होता है, क्लियर बात है, PL अपॉन AE। नाउ PL अपॉन AE जो है वो हर मेंबर के लिए अलग लगेगा, क्योंकि हर किसी में जो P क्या होता है भाई, जो मेंबर में लोड आ रहा है, तो जो मेंबर में लोड आ रहा है वो हर किसी के लिए अलग अलग है, तो उसको फिर हम लोगों को देखना होगा, सॉल्व करना होगा, और उसके बाद सारे जितने del L आ रहे हैं नंबर ऑफ मेंबर के लिए सबको जोड़ेंगे एंड देन उसको इक्वल टू 0 यहां पर हम कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज कि जब हम लोगों को ऐसा P F ऐसे टर्म्स में दिया होता है, जैसे कि अभी यहाँ वैल्यूज नहीं दी है हमको, जैसे अभी हमको यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है इस प्रॉब्लम में, जो मैंने आपके सामने प्रॉब्लम रखी है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास सब कुछ है लेकिन वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स हम अगर RA माइनस P बोलते हैं तो हम नहीं जानते RA माइनस P करने पे पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है या नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, तो वी डोंट नो, है ना, हमको नहीं पता एग्जैक्टली कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा सा आसान प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें एक सिंगल फोर्स लग रहा है और सिर्फ 2 मेंबर है, लेकिन प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है आपको। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो जो मेरा मेथड है वो मेरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, जो मुझे सबसे कन्वीनियंट लगता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में जो सेक्शंस वगैरह काटते हैं हम लोग टू नो द इंटरनल फोर्सेस, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, बेसिकली सो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो ये जो बार है इसमें इसके 2 सेगमेंट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो और ये जो चीज है ये आपकी स्टेप नंबर 4 में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, इस तरफ RA लग रहा है तो इस तरफ, अभी तो आप लोग डायरेक्टली भी बना सकते हो, बट मैं जो आप लोगों को अप्रोच बता रहा हूं उसको समझने की नीड है ताकि आप हर जगह कर पाओ। तो ये अप्रोच आपको मैं समझा रहा हूं ना। क्या है देखो, मैंने क्या बोला, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम गेट में बहुत आते हैं जिसमें आप लोगों को अननोन्स के टर्म्स में लाइक P, 2P,
है ना, इस तरह से आप लोगों को दिया गया होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा होता है, ठीक है। तो समझ नहीं आता कि भाई कौन सा टेंसाइल होगा, कौन सा कंप्रेसिव होगा, और एकदम कितना भी आप लोग सोचो, आप यू कैन नॉट मेक श्योर कि भाई कैसे हम लोग सही रास्ते तक पहुंचे, सही आंसर तक कैसे पहुंचे, बिकॉज अननोन के टर्म्स में है। तो एग्जैक्टली जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये हम लोग क्लियर नहीं बोल पाते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो मैं आपको एक सेकंड, जो मेरा मेथड है वो मैं बता रहा हूँ, इसी स्टेप में आपको फोर्थ स्टेप में बहुत काम आएगा। तो मैं क्या करता हूं, हमको पता है कि अगर मैं कभी भी कोई भी फोर्स सिस्टम लूं और मैं उसका अलजेब्रिक सम करूं, कोई भी फोर्स सिस्टम लूं उसका अलजेब्रिक सम करूं, ठीक है, किसी भी बॉडी में। सो अगर बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। सो ऑन बेसिस ऑफ दिस आई विल बी गेटिंग एन इक्वेशन, I'll be getting an equation. Now on solving that equation क्या होता है समझना इस चीज को। जैसे आपने समेशन ऑफ फोर्सेस किए, जैसे आपने समेशन ऑफ फोर्सेस किए तो उससे होगा क्या, जैसे आप लोग कोई भी बॉडी ले रहे हो लाइक दिस, इसमें ऐसा फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, इसमें 2 फोर्स लगा दिए, ऐसा आपने F1 हो गया, F2 हो गया, ऐसा F3 हो गया। नाउ ये आपने इसको पॉजिटिव मान रखा है तो लिखोगे F2 प्लस F3 माइनस F1 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट अस कंसीडर कि इसमें से कोई एक फोर्स अननोन है, लेट अस से F3 जो है वो अननोन है, या लेट अस से F1 अननोन है, ठीक है, लेट अस से F1 अननोन है आपके पास, यहाँ पर F1 अननोन है। सो व्हाट विल हैपन, अभी जैसे कि इसमें से हो सकता है कि आपने किसी एक फोर्स का डायरेक्शन कुछ लिया होगा, है ना, जैसे कि आपने देखा भाई कि यहाँ पर जो फोर्स है वो आपका टेंसाइल लग रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट F1 फोर्स लग रहा है। तो आपने यहाँ पर डायरेक्शंस क्या किए हैं, एज्यूम किए हैं, ठीक है, डायरेक्शन क्या किए यहाँ पर, एज्यूम किया और सॉल्व किया है। नाउ देयर आर अननोन्स, राइट, देयर आर अननोन्स। नाउ सॉल्व करने के बाद क्लियर होगा कि आपने जो भी चीजें एज्यूम करी वो सही है या फिर नहीं है। हो सकता है कि आपका एजम्पशन जो कि डायरेक्शंस को लेकर के आपने किया है वो गलत हो, डायरेक्शंस गलत हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड विल रिमेन ओके अनचेंज, बट डायरेक्शन आपके गलत हो सकते हैं। और अगर आप किसी एक फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो तो होगा उसका इफेक्ट ये भी हो सकता है कि जो आगे के मेंबर्स आने वाले हैं उनमें जो फोर्सेस कैलकुलेट हो वो गलत कैलकुलेट हो। आई बात समझ में। तो क्या होता है कि हम लोग जब डायरेक्शंस एज्यूम करके सॉल्व करते हैं कोई चीज, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर फायदा ये है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर फायदा ये है कि जो भी उसका बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होगा, जो कि उसका एक्चुअल डायरेक्शन होगा, ऑन सॉल्विंग सच इक्वेशंस व्हिच इज इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यू विल गेट टू नो व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन। अगर मान लीजिए आपने इनिशियली उसको टेंसाइल एज्यूम किया है और वो एक्चुअल में टेंसाइल नहीं था, वो कंप्रेसिव था, सो आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपने उसको कंप्रेसिव एज्यूम किया था और वो टेंसाइल था तो अगेन आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि आपने जो भी डायरेक्शन लेकर के सॉल्व किया और आपका वो एजम्पशन रॉन्ग था, तो एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन यू विल बी गेटिंग अ नेगेटिव सिंबल, और वो आपको बता देगा कि आपका जो assumption था that assumption is wrong. So we can make any assumption. We can make any assumption for the direction, and after using the static equilibrium equation, we will get to know the actual direction. आई बात समझ में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने कि कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो फोर्स का, फर्क नहीं पड़ता, बस आप क्या करो एट द एंड उसको लिए उसकी वैल्यू को लिखने के लिए, उसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए जस्ट यूज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन एज द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सो द ईच सेगमेंट मस्ट फॉलो कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो जब आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करोगे तो जो भी फोर्सेस के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हो, that equation will be giving you the exact magnitude and exact direction, so you don't need to worry about what the value is going to come. Okay, it may be positive, it may be negative, but you don't have to worry about it at all. That is the advantage of using my method, which I am going to tell you. इस तरफ जैसे आपके पास RA लग रहा है, देखो अब मैं क्या किया, अब मैंने क्योंकि यहाँ पर सेक्शन कट किया, so here I will be having a resisting force FR. Now resisting force FR, this is let us say segment number 1. So for static equilibrium, summation of forces along x direction equal to 0. So from here I am getting FR is equal to RA. I'm just telling you the approach, okay? This is very simplistic problem. Now in second section again यहाँ पर अब 2 फोर्सेस आ गए। देखो अब यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। जैसे कि यहाँ RA आ गया, इस तरफ मैं अलग से शो कर दिया, और यहाँ पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इस तरह से कंप्रेसिव फोर्स इस तरह से P आ रहा है। ओके, कंप्रेसिव फोर्स P आ रहा है। नाउ इफ आई आस्क यू
कि भाई ये आर ए माइनस पी टेंसाइल होगा, आर ए माइनस पी कंप्रेसिव होगा, क्या होगा। सो इन सम प्रॉब्लम बाय जनरलाइजेशन, बाय पिक्चराइजेशन यू विल बी एबल टू जज कि ओके टेंसाइल किधर होगा, कंप्रेसिव किधर होगा। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो सेक्शन है, इस तरह के प्रॉब्लम में बात करें, इस तरह का यह जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन में टेंसाइल फोर्स आ रहा है और हम जानते हैं कि जो टोटल लेंथ है वो तो 0 होने वाली है। तो ऑब्वियसली सिर्फ इसमें एक ही पार्ट बचा, सेकंड पार्ट, और एक ही फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली जो सेकंड पार्ट है उसमें कंप्रेशन आ रहा होगा, तभी तो टोटल लेंथ 0 होगी, है ना। ये टेंसाइल यानी कि इलॉन्गेशन, ठीक है, इसमें टेंसाइल फोर्स आ रही है यानी कि इसमें इलॉन्गेशन हो रहा है, तो इसमें डेफिनेटली कंप्रेसिव फोर्सेस आना चाहिए यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तभी तो टोटल लेंथ एडजस्ट होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम दोनों में अगर इलॉन्गेशन हो रहा होगा तो ये वाली कंडीशन तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, सिंपल बात है। तो ऐसे इस वाले प्रॉब्लम में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप डायरेक्टली देख करके भी जज कर सकते हो, और ऐसे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे गेट में कि जैसे कि ये वाला पोर्शन में आपको समझ आएगा कि भाई टेंशन है, और दूसरा पोर्शन आपको डायरेक्टली देखते ही समझ आ जाएगा कि इसमें कंप्रेशन है, और फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन जब इससे एक स्टेप ऊपर का क्वेश्चन होगा, थोड़ा लेवल वाइज हाई क्वेश्चन होगा, तब आप फंसोगे। तो उसी चीज को मैं यहां समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछूं कि आर ए माइनस पी कैसा होगा, टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा, भूल जाओ इसको कि ये सिंपल प्रॉब्लम का पार्ट है, ठीक है, भूल जाओ इस चीज को। जो चीज मैं पूछ रहा हूं उसका क्या आपके पास जवाब है एग्जैक्ट, और है तो क्यों है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आर ए माइनस पी आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पे जो फोर्स मिलेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट मिलेगा आर ए माइनस पी का, वो इस तरफ एक्ट करेगा या उस तरफ एक्ट करेगा, यू कैंट से। एज इन इस प्रॉब्लम में आप बता सकते हो, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया कि भाई ये टेंशन है तो डेफिनेटली कंप्रेशन में होगा, है ना, वो आप कर दिए, ठीक है। लेकिन आप यहां पर अगर ऐसा एक मेंबर और ऐड कर दूं उसमें, तो फिर आप नहीं बता पाओगे, फिर आप फंस जाओगे बहुत ज्यादा उसमें, है ना। और एक फोर्स और बढ़ा दूं तो फिर तो और दिमाग खराब हो जाएगा। सो दैट इज वाई मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आर ए माइनस पी अगर मैं बोलूं कि कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा, आप यहां देख करके नहीं बता सकते। इस प्रॉब्लम को भूल जाओ कि ये इस प्रॉब्लम का हिस्सा है, लेकिन ऐसे देख करके बोलूं तो नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको जो अपना अप्रोच है वो बता रहा हूं कि अगेन मैंने क्या किया, जो एफ आर है, जो एफ आर है रेजिस्टिंग फोर्स जो है, उसको अगेन देखो मैंने किस तरफ लगाया, जिस तरफ पहले लगाया था उसी तरफ, सेम डायरेक्शन में। तो मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने जो आपको स्टेटमेंट बोला था, मैं उसी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हूं कि मैं कुछ भी एजम्पशन मेक कर सकता हूं। तो एक जो एजम्पशन मैंने ले लिया कि एफ आर इस डायरेक्शन में आता है, आई एम फॉलोइंग दैट डायरेक्शन ओनली, आई एम फॉलोइंग दैट डायरेक्शन ओनली। अब ये एफ आर इस डायरेक्शन में आता है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने बोला कि उसी डायरेक्शन में आना चाहिए, एज्यूम किया मैं। नाउ अगर मुझे एक्चुअल में पता करना है कि ये एफ आर टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा व्हाटएवर, तो मुझे क्या करने की नीड है, बस मुझे वही करने की नीड है, समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 करने की नीड है अलोंग एक्स डायरेक्शन। यानी कि क्योंकि बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो अगर मैं इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाऊं, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो आफ्टर सॉल्यूशन मुझे जो एग्जैक्ट चीजें हैं वो मुझे पता चल जाएगी, मुझे एग्जैक्ट डायरेक्शन किसी भी अननोन फोर्स का विथ मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अभी आर ए और पी मुझे पता है, ऐसा मैं बोल रहा हूं जैसे कि, है ना, ऐसी जस्ट बोल रहा हूं कि आर ए और पी अभी मुझे पता है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इस मेंबर में कितना रेजिस्टिंग फोर्स आ रहा है ये मुझे पता करना है। हालांकि अभी आर ए के लिए मेरे पास आए नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला उसको समझने की बात है। क्या बोल रहा हूं, आर ए और पी मुझे पता है, ये आर ए इधर लग रहा है, पी इधर लग रहा है, पता है, इन द सेंस आर ए इधर लग रहा है, पी इधर लग रहा है, ठीक है। लेकिन एफ आर का तो नहीं पता ना कि ऐसा लग रहा है या ऐसा लग रहा है। तो आर ए और पी का मुझे पता है कि एग्जैक्टली जैसा मैंने ड्रॉ किया वैसा ही लग रहा है, एफ आर का नहीं पता है। तो एफ आर का पता चल जाएगा जब मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन यहां पर अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे कि ये वाला डायरेक्शन में क्या बोला है, पॉजिटिव लो, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा एफ आर, ठीक है, प्लस पी माइनस आर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि यहां पर सेकंड केस में आ रहा है आपके पास एफ आर इज इक्वल टू आर ए माइनस पी, आर ए माइनस पी, ये किया। अब इस मेथड में, अब ये जो रिजल्ट आया मेरे पास, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इन दीज टू रिजल्ट्स जस्ट रिमेंबर, ये जो दो रिजल्ट है ये कहां से आए बेटा, ये आए हैं आफ्टर सॉल्विंग द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
आफ्टर सॉल्विंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो जब इसमें आप लोग सॉल्यूशन कर दोगे तो आप लोगों को जो डायरेक्शंस है वो बाय डिफॉल्ट पता चल जाएंगे, अपने आप पता चल जाएंगे। तो एक बार जब आप सॉल्यूशन कर दोगे कंप्लीट, सो इस इक्वेशन से आपको डायरेक्टली जो है पता चलने वाला है कि डायरेक्शंस क्या है। सो सेकेंड स्टेप, आपको फिर से एक बार डायरेक्शन आप सोचो कि आप क्या, अब आपको कोई सोचने की नीड नहीं है। समझ आ रही बात क्या रहा हूं कि आप फिर से एक डायग्राम बने, आप सोचे अच्छा एफआर अब ऐसा लगाऊं या वैसा लगाऊं, ऐसा आप सोचने की नीड नहीं है। ठीक है, तो एफआर जब आपने जैसा एज्यूम किया, आपने कैसा एज्यूम किया भाई, इस तरह से एज्यूम किया ना, टेंसाइल जैसा एज्यूम किया लाइक दिस, तो आप बस इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाओ, इसी के अकॉर्डिंग बस सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो टेंसाइल एफआर क्या दिख रहा है भाई, सरफेस से दूर जा रहा है ना, देखो ये वाला, यानी कि टेंशन में है, टेंशन में है। ओके, सो जस्ट अब आप लोग टेंसाइल इसको देख करके सॉल्व करते जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोग को डेल एल टोटल जो निकालना है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या यूज करना है, एफ आर, ओके, अप इनटू एल अपॉन ए ई फॉर फर्स्ट प्लस एफ आर, सॉरी एफ आर इंटू एल अपॉन ए ई फॉर सेकेंड प्लस सो ऑन। बस अब आपको जोड़ना है, जितने भी एन नंबर तक है जाते जाओ प्लस एन तक के आप इसको कर दो, जितने लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, अपॉन ए ई फॉर एनथ मेंबर, ऐसा। तो डायरेक्टली आपको सम करना है। अब आपको अलजेब्रिक सम निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप अलजेब्रिक सम निकाल सकते हो, यानी कि आपको क्लियर है कि डायरेक्शंस क्या आ रहे हैं, अगर आपको क्लियर है डायरेक्शन है क्या आ रहे हैं, तो आप अलजेब्रिक सम पे जाओगे। अगर आपको क्लियर है कि डायरेक्शंस क्या है तो आप अलजेब्रिक सम पे जाओगे। अगर क्लियर नहीं है तो जो मैंने सेकंड अप्रोच बताया टू सॉल्व द स्टेप नंबर 4, ये वाला, इसको आप लोग फॉलो करो, तो एफ आर निकालोगे और ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा और ये एग्जैक्ट आप लोग को सॉल्यूशन देगा बिना किसी प्रॉब्लम के। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो, इस मेथड को अप्लाई करना। जनरली इसको लोग मेथड को यूज नहीं करते हैं और फंसते बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस मेथड को आप लोग ध्यान रखना और इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का हो सकता है कि एफ आर, जैसे कि यहाँ पर टेंसाइल आया, ठीक है, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, किसी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना क्या हो रहा, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपने जैसे कि फर्स्ट मेंबर जो भी लिया, जैसे फर्स्ट मेंबर आपने लिया, ये फर्स्ट मेंबर है कोई सा, है ना, किसी भी प्रॉब्लम का जो फ्यूचर में आने वाला है, हो सकता है कि उसमें आर ऐसा लग रहा हो, ऐसा। तो अब इस केस में जो फर्स्ट मेंबर आपने काटा, तो इसका एफ आर क्या आएगा, रेजिस्टिंग फोर्स अपोजिट आएगा। रेजिस्टिंग फोर्स क्या आएगा इसका, अब अपोजिट आएगा, है ना, इस तरह से एफ आर। अगेन जब आप समेशन ऑफ फोर्सेस अबाउट एक्स डायरेक्शन करोगे तो एफ आर इक्वल टू आर ए आएगा। ठीक है, अब सेकंड में जब आप इसके बाद आगे बढ़ोगे तो सेकंड मेंबर भी तो मिलेगा ना कुछ कुछ। ठीक है, इधर कुछ भी फोर्स आ रहे होंगे, कुछ भी ऐसे फोर्सेस इसमें आ रहे होंगे सेकंड मेंबर पे। ठीक है, अब उस कंडीशन में आप एफ आर क्या लोगे सेकंड का, तो सेकंड का एफ आर भी आप सेम लोगे। तो एफ आर का डायरेक्शन आप एक बार जो एज्यूम कर लेते हो, क्योंकि मैंने बोला ना कि एफ आर का डायरेक्शन एज्यूम कर दो, रेजिस्टिंग फोर्स जो आ रहा है उसका डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट एक एज्यूम कर लो, और जितने भी मेंबर्स हैं सभी के लिए सेम डायरेक्शन आप लोगों को फॉलो करना है, सभी के लिए सेम डायरेक्शन आपको फॉलो करना है। ठीक है, और एफ आर की वैल्यू निकालने के लिए समेशन ऑफ फोर्सेस अबाउट एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 करते जाना है। आप लोगों को जो इक्वेशन है वो मिलता जाएगा, देन अगेन इसी इक्वेशन में जो आंसर है वो पुट करना है। ठीक है, नाउ डेल एल टोटल आपको मिल गया। अब जैसे टेंसाइल था तो ये सारा का सारा पॉजिटिव होगा, और अगर कंप्रेसिव था तो सारा का सारा नेगेटिव होगा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी सभी ऐड ही होने वाले हैं, बट हमारा जो मेंबर है वो तो फिक्स है भाई, हमारा मेंबर तो फिक्स है। तो उस कंडीशन में किसके बराबर होंगे, टोटल चेंज इन लेंथ क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें ना यहां पर कुछ गैप दिया होगा, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें ना आप लोगों को कुछ गैप दिया होगा, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, इस तरह से। जैसे कि मैं बोला ये एक बार दे दिया इस तरह से, ये बार एक तरह से दे दिया, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और ऐसा। इसमें कुछ फोर्सेस लग रहे हैं इस तरह से, डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए, इस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं लाइक दिस, डिफरेंट पॉइंट पे। मैं मैग्नीट्यूड शो नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पर आपको इतना क्लियर है कि आपको गैप या फिर गैप दिया हुआ है, गैप दिया है ना, गैप, और यील्ड ऑफ सपोर्ट बोलते हैं इसको, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो गैप या फिर यील्ड ऑफ सपोर्ट बोल लो, ये इस तरह से कुछ दिया हुआ है आपको। लेट अस से ये जो गैप है, लेट अस से दैट इज वाई जो है दैट इज योर गैप।
तो वाई गैप जो है यहाँ पर दे रखा है आपको, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में अगेन स्टार्टिंग के 3 स्टेप तो सेम रहेंगे। चौथा स्टेप यानी कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखना, उसमें फिर आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को फिजिकली ऑब्जर्व करना है। लेट अस से ये जो एल है इसकी ओवरऑल लेंथ है ना, इस तरह से एल इसकी ओवरऑल लेंथ है। यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया है तो मैंने अभी सभी का डायमीटर सेम रखा है। हो सकता है आपका डायमीटर मटेरियल अलग अलग हो, बस गैप पे ध्यान देना, आपको इस तरह के एग्जांपल में गैप पे फोकस करना है। तो एक गैप वाला मैंने आपको एक सेटअप बताया। अच्छा, अब आपसे पूछूं अगर मैं कि बेटा बताओ इसके लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बन सकता है, तो थोड़ी देर आप सोचे, ढंग से देखो, मैं भी देख रहा हूं आप भी देखो ढंग से, है ना। अब आप देखोगे कि अगर इसमें ये नंबर ऑफ फोर्सेस हैं तो इसका एक नेट फोर्स आ रहा होगा, है ना, है ना, आ रहा होगा ना, नेट फोर्स आ रहा होगा। अब ये जो नेट फोर्स है, अब ये जो नेट फोर्स है ये इसको इस तरह से इलोंगेट करना चाहेगा, इस तरह से इलोंगेट करना चाहेगा, है ना, यही होगा ना, इलोंगेट करना चाहेगा। लेकिन क्योंकि इतनी दूरी आने के बाद, वाइड डिस्टेंस चलने के बाद ये और आगे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि वाइड डिस्टेंस चलने के बाद तो भाई यहां पर क्या है, एक यहां पर रिजिड वॉल है, एक रिजिड वॉल है ये, है ना, तो ये अब तो आगे जा नहीं पाएगा। मतलब जो इतना पार्ट है, इतना इलोंगेशन जो और हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था अगर ये वॉल नहीं होती, अगर ये वॉल नहीं होती, ये प्रॉब्लम अगर ऐसा होता, सपोज अगर ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा हो जाता, इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाता अगर ये, तो उस कंडीशन में इसमें इतना मस्त टाइप से इलोंगेशन हो जाता। ये सेम एफ नेट जो यहाँ पर है, ये एफ नेट में यहाँ लिख दे रहा हूं, उसमें जो नेट फोर्स अगर इस तरफ आ रहा होता यही वाला, तो ये इतना इलोंगेशन दे सकता था, है ना। लेकिन क्योंकि अभी वहां पर सपोर्ट है तो एक पर्टिकुलर जो एक सर्टेन जो लेंथ थी, जो डिफॉर्मेशन था, इतना ये नहीं हो पाया, इतना हमने रोक दिया होने से, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट। बट थोड़ा सा तो हुआ। अब फिर से देखो, अब फिर से इस डायग्राम को देखो, अब फिर से मैं पूछूं कि इसके लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आपसे क्या बनेगा, तो एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी फोर्स लगा लो, जितनी खाली जगह है हमारे पास, ये जो गैप है, इससे ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। आ रही बात समझ, इसमें कितना भी आप फोर्स लगाओ, एफ नेट की वैल्यू कितनी भी हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं इसमें मैक्सिमम कितना डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, सो दैट इज इक्वल टू गैप, दैट इज इक्वल टू गैप। आ रही बात समझ, दैट इज इक्वल टू गैप। तो यहां पर के लिए मैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोल सकता हूं कि जो डेल एल टोटल है, डेल एल टोटल जो है दैट इज इक्वल टू गैप, और दूसरे शब्दों में यील्ड ऑफ सपोर्ट, यील्ड ऑफ सपोर्ट, बस यही हो सकता है ना, इससे ज्यादा क्या। इसको अगर इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो हो सकता है कि भाई ये बहुत आगे जा सकता हो, इतना आगे जा सकता हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर सपोर्ट है तो सपोर्ट ने, ये जो सपोर्ट है उसने इतना पोर्शन जो है, इतना जो पोर्शन है डिफॉर्मेशन का, ये होने ही नहीं दिया। कितना डिफॉर्म होने दिया भाई, जितना खाली जगह मौजूद था, ठीक है। अब चूंकि सपोर्ट ने इतना रोका है इसको, इस सपोर्ट ने इसको इतना रोका है, ठीक है, इतना इसको रोक दिया है, इतना डिफॉर्मेशन होने से रोका है। सो ड्यू टू दिस, जब आप डिफॉर्मेशन को होने से रोकोगे ना, तो ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, ओके, इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है, इस पे ये जो बार है ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना, क्योंकि ये तो इतना फैल सकता है, ये इतना फैल सकता है, लेकिन आप फैलने नहीं दे रहे हो, इतना जो था ये और एक्स्ट्रा आ सकता था, लेकिन वॉल ने क्या हुआ, वॉल ने उसको फैलने नहीं दिया, वॉल ने उसको फैलने नहीं दिया, इलोंगेट होने नहीं दिया, तो वॉल ने रिस्ट्रिक्ट किया है। तो जब रिस्ट्रिक्ट किया होगा तो इस तरह से आप जैसे दीवार को धक्का दे रहे हो, सपोज तो दीवार को कितना भी धक्का दे लो, दीवार तो सरक नहीं रही है, तो आप जितना अगर लेकिन किसी और चीज को धक्का देते तो हो सकता है कि मूव हो सकती थी। तो आपका अगर मान लीजिए जैसे आपने वॉल को टच किया, जस्ट इमेजिन करना, जैसे ही आपने वॉल को टच किया एकदम 0.0000000 जितने भी जीरो लगा सकते हो, उसके बाद 1 न्यूटन, इतना छोटा फोर्स अगर आप लगा रहे हो, और सपोज इतने छोटे वन से भी वॉल जो है वो मूव हो सकता है, जस्ट लाइक अ फ्लूइड, ठीक है, जस्ट लाइक अ फ्लूइड, एकदम मतलब रेजिस्ट ही नहीं करता है। तो आपको जब आप उसको धक्का दोगे तो आपको कुछ रिएक्शन फील होगा क्या, नहीं होता, जैसे आपने फोर्स लगाया भाई वो तो मूव कर गया। लेकिन हमारा जो वॉल है वो तो भाई स्टैटिक कंडीशन में है ना, मूव नहीं हो सकता, प्रॉपर्ली सपोर्टेड है। तो जब आप वॉल को धक्का देते हो, आप जितना भी फोर्स लगाते हो, तो जब आप वॉल को धक्का देते हो तो वॉल अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो वो हिल रही है। तो इसको हम यहां पर इस तरह से हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कैसे बोलेंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे कि हमने एक नेट फोर्स लगाया,
ये नेट फोर्स कुछ डिफॉर्मेशन कर सकता था, बट वॉल ने उस डिफॉर्मेशन को होने नहीं दिया। तो उसने क्या किया, उसने हमारे डायरेक्शन के अपोजिट उसने फोर्स लगाया। तो क्योंकि इतना डिफॉर्मेशन ये होने नहीं दे रही है, सो ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन देयर विल बी अ रेजिस्टिंग फोर्स, देयर विल बी रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द वॉल। तो यहां से इसको मैं मुटा दे रहा हूं अब। तो यहां पर आप देखोगे कि इसको क्या मिल रहा होगा, फोर्स मिल रहा होगा आरबी, ऐसा इस तरह रहेगा। अब जैसे मैंने एफ नेट इस तरफ ड्रॉ किया है, तो भाई मैंने बोला है आपको डायरेक्शंस करेंगे, आपको पहले भी समझा चुका हूं। ऑल दी कंसेप्ट्स आर सेम, ओनली स्टेप नंबर 4 जो है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी स्टेप 3 तक का सारा चीज सेम है। तो इस तरह से आर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस सपोर्ट पे रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई ये इतना इलोंगेट हो सकता था, है ना, लेकिन कितना इलोंगेट हो पाया, बस जितना गैप है। ये हो सकता था इलोंगेट गैप से ज्यादा, लेकिन वॉल ने होने नहीं दिया। तो वॉल ने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया। रिस्ट्रिक्ट कैसे किया होगा, फोर्स लगा के किया होगा। तो ये बार इस तरफ जाना चाह रहा था और उसको उस तरफ जाने नहीं दिया इस वॉल ने। यानी कि क्या किया होगा बेसिकली, उसने क्या किया होगा, उसने इसमें जो फोर्स है उसके अपोजिट फोर्स लगा करके ही उसको रोका गया। किसी भी चीज को रोक कैसे सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके। कैसे रोक सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके इस वॉल ने जो ये जो डिफॉर्मेशन हो सकता था इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन बोला जाए कि कोई एक आध कोई भी फोर्स अननोन दे दिया जाए इसमें। जैसे कि इसमें मैं 3 फोर्स दिया हूं, तो 3 फोर्स में से कोई एक फोर्स अननोन दे दिया जाए, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलता हूं ऐसा, है ना, F1 ये हो गया, F2 ये हो गया, F3 ऐसा। अब मैं बोला फाइंड दी फोर्स F3, ठीक है, फाइंड द फोर्स F3 और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F3 सच दैट देयर इज नो स्ट्रेस इन दिस पोर्शन। इस पोर्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रहा है। या फिर सेकंड, इसको बोलने का दूसरा तरीका, फाइंड दी फोर्स F3 सच दैट द गैप इज जस्ट फिल्ड। द गैप इज जस्ट फिल्ड। तो जब गैप जस्ट फिल्ड होगा तो क्या होगा, इसको समझना। गैप जस्ट फिल्ड होने का मतलब समझना। देखो ये है आपका बार का कोई भी सेगमेंट पकड़ लो, जो लाल कलर से मैंने मार्क किया है वो सेगमेंट वो रहा, ठीक है, वो सेगमेंट वो रहा। नाउ ये आपकी वॉल है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, इस पे इसको जब फोर्स लगाना चालू किया तो ये जो है ये ऐसा आगे बढ़ना चालू करेगी, है ना। तो डिफॉर्म होना चालू करी इस तरह से। तो अब क्या होगा, डिफॉर्म जब होना चालू होगा तो एक कंडीशन है, इसमें जस्ट फिल मतलब ये जो गैप है इसको इसने पूरी तरह से भर दिया है, जस्ट। तो ये वाला जो सरफेस है, दिस सरफेस, ये जो सरफेस है ये वाला सरफेस, फिर से देखो ये वाला सरफेस जो है, लेट अस से दिस इज सरफेस नंबर 1 और जो ये वाला सरफेस दैट इज सरफेस नंबर 2, ये लोग जस्ट एक दूसरे के पास आ गए कंप्लीटली, ठीक है। सो मैंने जो कंडीशन बोला कि जस्ट फील्ड की कंडीशन, जस्ट फील्ड हुआ, बार बार पे इतना फोर्स लगाया कि जो गैप है वो जस्ट फील्ड हुआ। तो ये क्या हुआ, जो प्लेन 1 है और ये जो प्लेन 2 है वो इस तरह से जस्ट एक दूसरे के क्लोज आए हैं। सो दिस इज कंडीशन ऑफ जस्ट फील्ड। तो इसको मैं बोलूंगा गैप इज जस्ट फील्ड। गैप इज जस्ट फील्ड। गैप इज जस्ट फील्ड बोला मैंने। तो जब गैप जस्ट फील्ड हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये जो बार है, ये बार जो है इसने वॉल को पुश कर नहीं किया है, जस्ट वॉल के पास जाकर के रुक गया है, जस्ट पहुंचा है वॉल तक। जो गैप है, गैप कैसे नापा जाता है समझना, गैप कैसे नापा जाता है समझना। जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, ये 2 चीजें हैं, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता क्या है, इनके बीच गैप कितना है। तो भाई ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है, इनके बीच की जो नॉर्मल डिस्टेंस होगी उसको मैं गैप बोलूंगा, है ना। तो ये गैप जस्ट फिल्ड हुआ है, यानी कि अब ये जो दोनों चीजें हैं वो एकदम इस तरह से आजू बाजू आ गई हैं, इस तरह से, राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। सो इन दिस सिचुएशन दे आर नॉट पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को धक्का नहीं दे रहे वहां पर वो। सो द गैप इज जस्ट फील्ड जब होगा, सो बार एंड वॉल आर नॉट pushing against each other, pushing against each other, are not pushing against each other। आ रही बात समझ में। सो जब गैप जस्ट फिल हुआ है, सो दिस बार एंड
द वॉल आर नॉट पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो जब एक दूसरे को धक्का ही नहीं दे रहे हैं तो ना ये उस पर फोर्स लगाया तो भाई उसने भी फोर्स नहीं लगाया, ना एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी नहीं है, नो एक्शन नो रिएक्शन। सो इन दिस सिचुएशन अगर मैं इधर एक सपोर्ट एज्यूम करूं, जो सपोर्ट था आर ए है ना, इस तरफ जो सपोर्ट था, सो हियर एज आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। सो इसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स आर ए तो है, लेकिन क्योंकि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जस्ट एक दूसरे के पास पहुंचे, दे आर नॉट पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर। सो अगर मैं पूछूं यहां पर आरबी कितना होगा, सो आरबी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो इफ दे आर नॉट पुशिंग अगेंस्ट ईच अदर, सो आरबी विल बी इक्वल टू 0। नाउ ये जो प्रॉब्लम है वो इस कंसेप्ट से फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। तो यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग को अब समझ आ गया कि अगर हमको बोला जाए कि जस्ट फील्ड हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में गैप जस्ट ये भरा हुआ है, जस्ट ये गैप जो है वो भर गया, ठीक है। अब वॉल और बार ने एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करी है, सो देयर इज नो रिएक्शन फोर्स। सो जो सेकंड वाला सपोर्ट है उस तरफ कोई रिएक्शन नहीं आया। नाउ इफ आई आस्क यू कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें कितना स्ट्रेस आया, इसमें कितना स्ट्रेस आया, तो इस वाले पोर्शन में कितना स्ट्रेस आएगा, 0, क्योंकि ये देखो जस्ट टच किया है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास इस डायग्राम का, इसने जस्ट उसको टच किया। अब इसका जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस तरफ से देखो, ये आपके पास आरबी आ रहा है इस तरफ, जो कि आरबी कितना है भाई 0 है। सो जब इधर सेक्शन कट करोगे तो यहाँ से एफ आर की भी कितना मिलेगा, रेजिस्टिंग फोर्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, रेजिस्टिंग फोर्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई यहां पर अगर पूछूं कि जस्ट फील्ड की कंडीशन में इस पोर्शन में स्ट्रेस कितना होगा, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। नाउ बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको समझ नहीं आता है कि सेगमेंट्स काटे तो कैसे काटे, है ना। तो मैं उस चीज को बताता हूं कि सेगमेंट्स कैसे कट होते हैं। जैसे कि आपने इस तरह से बार देखा, ठीक है ना, इस तरह से आपने एक बार देखा, सपोर्ट सेंस में इस तरह से, दिस इज द सपोर्ट, ओके। नाउ इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, जस्ट फोर्सेस लग रहे हैं समझो, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस तरह से F2, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसका नेट फोर्स जो आ रहा है लेटस से ऐसा है। मैंने जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे सेक्शंस, कैसे सेगमेंट्स में डिवाइड करना होता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये एफ नेट आ रहा है, यानी कि जो भी एफ समेशन ऑफ फोर्सेस करोगे, यानी कि समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस करोगे, एफ समेशन ऑफ एफ और F1 और F2 का जब समेशन करोगे तो आप लोगों को एफ नेट मिलेगा जो भी। और मैं बोल रहा हूँ एफ नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब आपको क्लियर है कि जो यहाँ से रिएक्शंस आएंगे वो एफ नेट के अपोजिट होंगे दोनों जगह पे। तो जैसे ये आ गया आरबी, तो ये आ जाएगा इसका आर ए। नाउ अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो भी फोर्स होता है, जो भी फोर्स हम लोग का आ रहा होता है, ठीक है, हम लोग उसको एज अ पॉइंट लोड ही शो कर रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि किसी सरफेस पे फोर्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, तो जनरली हम लोग फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये सारे जो फोर्सेस है जो कि इसके पूरे सरफेस में फैला हुआ है, इस पूरे सरफेस को जोड़, इस पूरे सरफेस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको जोड़ करके उसका एक रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर शो कर रहे होते हैं, ऐसा एफ। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो फोर्स लग रहा है ओवर द सरफेस, दैट इज सरफेस फोर्सेस, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर में बात करी है, तो उसके जगह हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसका एक रिजल्टेंट शो कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, है ना, कि हम लोग को थोड़ा आसान रहे, डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कतें ना हो, चीजें फील करने में दिक्कतें ना हो। ओके, नाउ अब जैसे कि हम लोगों ने जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, हो सकता है कि सीधा पॉइंट लोड दिए होंगे, हो सकता है कि फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, पॉइंट लोड्स हो। तो जैसे कि पॉइंट लोड्स की बात करें तो नाम समझना, पॉइंट लोड जब आप बोलते हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कुछ चीज, पॉइंट लोड, और जब आप एक और नाम होता है इसका कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो जब आप पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड की बात करते हो तो पॉइंट का क्या कोई डायमेंशन होता है? नहीं, उसका कोई साइज नहीं होता। जैसे कि हम यहां बोल दिया इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है, इसका तो प्रॉपर कुछ ना कुछ साइज होगा ना, ठीक है, इसको मैं पॉइंट बोलता हूं, आप देख पाओगे इसलिए मैं इसको इतना बड़ा बनाता हूं, है ना, इट इज वेरी एग्जैगरेटेड, बट एक्चुअल में इसका पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है बेसिकली, इसकी कहीं ना कहीं कुछ दूसरा का शेप, कुछ दूसरा ज्योमेट्रिक शेप होगा, इसको अगर आप प्रॉपर जूम करके देखोगे तो बड़ा सा दिखेगा आपको, बट एक्चुअल में जब हम पॉइंट बोलते हैं किसी चीज को, सो पॉइंट हैव नो विड्थ। सिमिलरली इफ आई टेक अ सेक्शन, एक प्लेन लेते हैं हम लोग, एक वर्चुअल जो प्लेन लेते हैं जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी बॉडी में मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करते हैं, तो जब प्लेन या सेक्शन में इस तरह से कट करता हूं कहीं पर,
तो इस सेक्शन की एक्चुअल में विड्थ जो होती है वो 0 होती है ना। यहां पर मैं आपको दिखे इसलिए मैं इतनी चौड़ी चौड़ी जो है पेन यूज कर रहा हूं, बट एक्चुअली जो सेक्शन होता है उसकी थिकनेस क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो दो चीज याद रखना। क्या जो मैं बोला, एक तो जो पॉइंट आप लेते हो, पॉइंट जब आप बोलते हो तो पॉइंट की कोई थिकनेस नहीं होती, कोई डायमीटर नहीं होता, सेम वैसी प्लेन का भी कोई थिकनेस नहीं होता है। प्लेन का ऐसा लेंथ हो सकता है, विड्थ हो सकती है, थिकनेस नहीं हो सकती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो क्या बोला मैं, अब ये दो चीज मैं क्यों बताया उसको आपको आगे समझ आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट लोड है, आप बोले ये पॉइंट लोड है, सो दैट मीन्स ये जो F1 है, ये जो F2 है, ये जो RA है, ये जो RB है, दे आर पॉइंट लोड, सो दे आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। Let us say this is A, this is B, this point is C, this point is D. Okay, this point is D. ऐसा, ठीक है, A B C D. So जो forces हैं ये सारे, ये सब किसी ना किसी पॉइंट पे लग रहे हैं। Now if you want to apply method of section, if you want to apply method of section, so क्या मैं पूछूं आपसे अगर कि क्या सेक्शन आप C पे कट कर सकते हो एग्जैक्टली, यानी कि F1 को आप कट कर सकते हो क्या? तो नहीं कट कर सकते, बिल्कुल नहीं कट कर सकते। क्यों? अरे भाई, क्योंकि ये पॉइंट लोड है, पॉइंट को आप कट करके दो हाफ पॉइंट नहीं बना सकते ना, क्योंकि उसका तो कोई विड्थ ही नहीं है। आप एक सर्कल को आधा कर से दो सेमी सर्कल बना सकते हो, लेकिन एक पॉइंट को आप डिवाइड करके दो हिस्से में दो सेमी पॉइंट्स नहीं बना सकते। ऐसा कुछ तो नहीं होता, ऐसा कुछ मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड है ही नहीं। आई बात समझ में? सो इफ द फोर्स F1 इज एक्टिंग एट द पॉइंट, दैट मीन्स यू कैन नॉट कट अ सेक्शन एग्जैक्टली एट पॉइंट C, एग्जैक्टली एट पॉइंट D, पॉइंट A एंड पॉइंट B। आप नहीं कर सकते ऐसा। तो जब भी पॉइंट लोड लग रहे होते हैं, तो जिस पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा होता है उस जगह पे सेक्शन नहीं काटा जा सकता। तो कहां काटा जा सकता है सर? इसको काटा कहां जा सकता है? तो काटा जा सकता है जैसे इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ये जैसे पॉइंट बोल रहा हूं, ये पॉइंट C बड़ा करके बना रहा हूं काफी, जैसे ये पॉइंट C है बोला मैं, ये पॉइंट C है, यहां पर आपका फोर्स F1 आ रहा है। तो ये जो प्लेन है, प्लेन C जो है, ये जो प्लेन C है, ये जो प्लेन C है, इस प्लेन के जस्ट पहले ऐसे और जस्ट बाद में आप काट सकते हो ऐसा। जस्ट एक प्लेन के बाद पहले वाला प्लेन, क्योंकि एक प्लेन पे एक पॉइंट मौजूद होता है, कोई एक सिंगल पॉइंट किसी एक प्लेन पे ही मौजूद होता है। तो ये जो प्लेन लिया उसमें ये पॉइंट C मौजूद होगा जिसपे फोर्स F1 लग रहा है। तो इस प्लेन के पहले वाले प्लेन में आप बात कर सकते हो, इसके बाद वाले प्लेन में आप बात कर सकते हो, एग्जैक्टली यहां पर नहीं देख सकते। अब क्योंकि यहां पर जो भी फोर्स है, ये जो फोर्स है उससे ये वाला प्लेन कनेक्टेड है, सो द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स F1 विल बी ट्रांसमिटेड टू दिस प्लेन ओनली। नाउ ये जो दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस है दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो जो बॉडी के डायमेंशन है उसमें आज सच कोई बिग चेंज नहीं आएगा। लेट अस से जैसे मैं बोलता हूं कि ये L/3 है, ये L/3 है और ये भी L/3 है, ठीक है, L/3 है। नाउ अगर आप C से जस्ट एक प्लेन पहले बात कर दोगे तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा क्या? नहीं, दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस तो नेक्स्ट टू 0 होती है, इतनी कम डिस्टेंस होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है। सो इफ यू टेक जस्ट वन सेक्शन बिफोर C, वन सेक्शन आफ्टर C, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर डायमेंशंस। जो आपकी बार की जो डायमेंशंस है उसको वो चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर हम लोग सेक्शन लेंगे। देयर आर अदर डिस्कशन ऑल्सो, लाइक जो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी ऑफ लोडिंग होती है उस पर, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। दैट इज जनरली उसमें फुल कोर्स से बात करता हूँ क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक वास्ट टॉपिक है फिर वो, ठीक है। तो मैंने इन जनरल जस्ट आपसे बात करी। तो यहाँ पर आप लोग जब सेक्शन कट करते हो तो जहां जहां पर पॉइंट लोड्स लग रहे हैं पहले तो उसको देख लो। अब दो पॉइंट लोड्स के बीच में आपका एक सेगमेंट आ जाएगा, सेगमेंट नंबर 1, फिर यहां पर आ जाएगा सेगमेंट नंबर 2 और यहां पर आ जाएगा सेगमेंट नंबर 3। नाउ व्हेन यू अप्लाई मेथड ऑफ सेक्शन, जब आप मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई करोगे, ओके, मेथड ऑफ सेक्शन जब आप अप्लाई करोगे इस बॉडी में, तो इस चीज का ख्याल रखना है, कि जो सेक्शन कटेगा कभी भी वो जस्ट बिफोर दी पॉइंट लोड लगेगा। सेक्शन कहीं पर भी, सेक्शन को एग्जैक्टली आप पॉइंट लोड से नहीं पास करा सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पॉइंट को स्प्लिट करना दो हाफ में इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो जैसे कि इसको मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड किया, ठीक है, सेक्शन नंबर 1, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3, ठीक है। तो यहां पर जैसे सेगमेंट नंबर 1 कहां से कहां तक है भाई, यहां से यहां तक है, यानी कि इस पॉइंट लोड के बाद और इस पॉइंट लोड के पहले,
दो पॉइंट लोड्स के बीच में। तो जो भी सेगमेंट्स हम ले रहे हैं ना वो दो पॉइंट लोड्स के बीच का जोन है। जैसे ये पॉइंट है पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F1, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F2। तो इसके एक प्लेन जस्ट बाद, पॉइंट सी के एक प्लेन जस्ट बाद और डी के एक प्लेन जस्ट पहले, तो जस्ट आफ्टर सी एंड जस्ट बिफोर डी, जस्ट आफ्टर सी एंड जस्ट बिफोर डी आप लोगों ने दो प्लेन्स दिए और वहां पर जो मटेरियल है उसको एज अ बॉडी नंबर 2 या सेगमेंट नंबर 2 आपने कंसीडर किया। तो जो लोड होंगे, पॉइंट लोड्स होंगे, उनमें जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर आप लोगों को ये जो मैंने दो शब्द दिए हैं इसका ख्याल रखना है। तो आर ए के जस्ट बाद बात किए, ठीक है, आर ए के जस्ट बाद और F1 के जस्ट पहले, दैट इज योर बॉडी नंबर 1। और सेक्शन कैसे मूव करता है? सेक्शन जो है आपका मैथमेटिकल प्लेन है, एक वर्चुअल प्लेन है, तो आपको एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेना होता है कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या राइट टू लेफ्ट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे या राइट टू लेफ्ट। तो जैसे कि मैंने लेफ्ट से राइट जाने का डिसाइड किया तो मेरा जो ओरिजिन है यानी कि x इक्वल टू 0 जो है वो लेफ्ट साइड सेट हो जाएगा और मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करूंगा, इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करूंगा। सो डिफरेंट x लोकेशंस पे मैं सेक्शंस कट करके ऑब्जर्व करूंगा। अब इसका नियम ये है कि सेक्शन आपका जहां तक मूव कर चुका है, जैसे आपने सेक्शन यहां काटा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से यहां सेक्शन आ गया, आपने सेक्शन लेफ्ट से मूव करा करके यहां तक लेकर के गया है, आपने सेक्शन x इक्वल टू 0 से इस x लोकेशन तक लेकर के गए हैं, ये इसका मतलब है। आई बात समझ? अगर आप सेम वही चीज राइट टू लेफ्ट चलना चालू करोगे तो ये हो जाएगा राइट टू लेफ्ट के केस में x इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, देन आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ना चालू करोगे, ठीक है। और जैसे कि आप सेक्शन यहां कट करोगे तो इसका मतलब है कि आप x इक्वल टू 0 से यहां तक आ चुके हो। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जहां तक आप सेक्शन, जहां पर सेक्शन कट कर चुके हो, जैसे कि लेफ्ट टू राइट से बात करता हूं मैं, ठीक है, इसको जाने दो अब, ठीक है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो जहां तक सेक्शन जा चुका है वहां तक जितने फोर्सेस हैं मेंबर में वो सारे कंसीडर होंगे। जैसे कि आप x इक्वल टू 0 से यहां तक आ गए, x इक्वल टू 0 से यहां तक आ गए, तो इस सेक्शन के लिए जितने भी फोर्सेस हैं अप टू दिस सेक्शन वो सारे कंसीडर होंगे टू कैलकुलेट द रेजिस्टिंग फोर्स। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं, सेक्शन ये सेगमेंट नंबर 3 है, ठीक है, इसमें फोर्स आया इस तरफ, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट, ये हो जाएगा आर ए, इस तरफ दिख रहा है आपको F1, ठीक है, और इस तरफ दिख रहा है F2, ऐसा। तो इस तरफ जो रेजिस्टिंग फोर्स आएगा, ठीक है, इस तरफ जो रेजिस्टिंग फोर्स आएगा Fr, उसमें इन तीनों फोर्सेस के कंसीडरेशन आपको करने होंगे, ठीक है। अब जैसे सेगमेंट नंबर 2 पे कट किया मैं, यहां पर सेक्शन कट किया तो सेक्शन यहां से यहां तक गया बेसिकली, तो आपको अभी इस यहां से लेके यहां तक जितने भी फोर्सेस दिख रहे हैं सारे आपको कंसीडर करने होंगे, ठीक है। अब आपको सेगमेंट नंबर 2 की बात करनी है जस्ट, तो आप सेगमेंट नंबर 2 कहां तक है भाई? सेगमेंट नंबर 2 कहां तक है? सेगमेंट नंबर 2 है ये पॉइंट डी के जस्ट पहले तक के, तो पॉइंट डी के जस्ट पहले तक एग्जैक्टली हमको बात करूं तो सेक्शन काटना होगा पॉइंट डी के जस्ट पहले तक के, तो ये आ जाएगा इस केस में Fr। पॉइंट डी के जस्ट पहले तक सेक्शन रखता हूं तो मैं क्या क्या कंसीडर कर लिया, मैं सेक्शन नंबर 2 आपका आ गया। तो इसमें इसके पहले सेगमेंट नंबर 2 के पहले कौन कौन से फोर्सेस आ चुके हैं वो लिख दो, हो जाएगा आर ए और फिर ये आ जाएगा इस तरह से F1। सेम वैसे ही फिर इधर के लिए भी आप कर सकते हो Fr और ये हो जाएगा आपके पास आर ए। ओके, तो मेथड ऑफ सेक्शन जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका ये फंडा है कि जहां तक आप लोग सेक्शन को लेकर के गए हो वहां तक जो जो फोर्सेस हैं वो आपको कंसीडर करने होते हैं। सेक्शन कभी भी पॉइंट लोड पे नहीं कटता है, पॉइंट लोड के जस्ट पहले या जस्ट बाद कटता है। एक जो सेगमेंट लिया जाता है किसी भी बॉडी का, वो सेगमेंट जो होता है दो पॉइंट लोड्स के बीच आप कंसीडर करते हो ताकि आप लोगों को ईज ऑफ कैलकुलेशन रहे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ सेक्शन। तो अब देखते हैं हम लोग कुछ वर्कबुक क्वेश्चंस, ठीक है। सो पीडीएफ जो है वो आप लोगों के पास डाउनलोडेड होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल में जब आप देख रहे होगे तो साथ में उसमें पीडीएफ खोल करके पढ़ना पॉसिबल नहीं रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो सजेशन है अगर आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेट्रा कुछ है तो पीडीएफ उसमें ट्रांसफर कर लो, यानी कि एक डिवाइस में आप वीडियो देखो और दूसरे डिवाइस में आप जो पीडीएफ है उसको ओपन कर लो। या तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जो पीडीएफ है उसका आप लोग प्रिंट आउट जो है वो ले लो, ठीक है, प्रिंट आउट लेकर के उसको अपने पास रखो और उससे क्वेश्चन देखते हुए जो वीडियो है उसको फॉलो करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूँ। Horizontal bar with a constant cross section is subjected to loading as shown in the figure. The Young's moduli for the section AB and BC are 3E and E respectively. The deflection at C to be 0. The ratio P is to F is. ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको यहां पर क्या दे रखा है, आपको एक जो बार है वो दे रखा है,
लाइक दिस, इस तरह का एक बार जो है आपको दे रखा है, ठीक है। नाउ इसमें इक्वल डिस्टेंस पे, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे, ओके, इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे दो पोर्शन आपको दे रखे हैं, है ना। यहां पर एक फोर्स लग रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज पी, ओके, इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज पी, यहाँ पर पी फोर्स लग रहा है, एंड देन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ, सी पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ, इस तरह से, ठीक है। नाउ जो यंग्स मॉडुलस है वो दे रखा है, इस वाले पोर्शन का 3e है और इस वाले पोर्शन का यंग्स मॉडुलस है वो e है, इस तरह से 3e और e। नाउ बोल रहा है कि अगर मुझे c पे डिफ्लेक्शन 0 चाहिए, c पे अगर मुझे डिफ्लेक्शन 0 चाहिए तो उस कंडीशन में p बाई एफ रेशियो, जो p और f है इसका रेशियो क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सो c पे डिफ्लेक्शन 0 होगा, ये कब पॉसिबल है भाई, c पे डिफ्लेक्शन यानी कि c ना तो लेफ्ट साइड जाए ना ही राइट साइड जाए। ये इसका मतलब क्या है भाई, ऐसा ऐसा जबरदस्ती दिमाग घुमाने के बजाय वो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता था, बताऊं कैसा, ऐसा इस तरीके का, उसको आपको इस तरह से उसने एक फ्री फिक्स बार दे दिया इस तरह से दोनों एंड पे, सो दोनों कंडीशन सेम होती, जो ये जो कंडीशन होगी आपकी, या जो कंडीशन होगी और जो कंडीशन अभी आपके सामने है, बोथ आर आइडेंटिकल एक्चुअली। इस कंडीशन में भी अगर बोथ एंड फिक्स होते और ये वाला मैं बोलूं आपको कि ये वाला आपका सी है, दिस इज सी, अगर मैं बोलूं तो अगेन सी का डिफ्लेक्शन 0 है ना, और यहां पर भी डिफ्लेक्शन 0। इससे आप ये समझ सकते हो कि सी का डिफ्लेक्शन, ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि इस अगर आप सी का डिफ्लेक्शन 0 बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है दैट द नेट चेंज इन लेंथ शुड बी 0, टोटल चेंज इन लेंथ जो है, टोटल एलोंगेशन जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर थोड़ा भी लेंथ चेंज होगा तो सी या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड चली जाएगी, और जो डिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 होने का जो कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में वो नहीं होगा। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन द डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0, दैट इज टोटल चेंज इन लेंथ डेल एल टोटल इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ये इसका हम लोगों को मिल गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने मेथड आपको बताया है। नाउ अगेन आप देखोगे सारी चीजें अननोन्स के टर्म्स में दे रखी हैं, एफ पी एक्सेट्रा। अगेन यहां पर एक और अननोन आ जाएगा, दैट इज योर रिएक्शन, दैट इज आर ए, इस तरह से एक और आपके पास रिएक्शन फोर्स जो है वो आने वाला है इस तरीके का। क्लियर? तो अभी हम नहीं समझ सकते कि कैसा जो है आपके पास फोर्स यहाँ पर आ रहा है, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि टेंसाइल कौन सा होगा, कॉम्प्रेसिव कौन सा होगा। एक यहाँ पर दिमाग लगाया जा सकता है, कैसे, जैसे मैंने बोला था कि आपके पास पॉइंट लोड जहां पर पॉइंट लोड्स होंगे उन पॉइंट लोड्स के बीच में सेगमेंट कंसिडर कर लो। ये बन गया आपका फर्स्ट सेगमेंट, ये बन गया आपके पास सेकंड सेगमेंट, ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट इस तरह से आपके पास बन गया, ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट एंड सेकंड सेगमेंट, तो ये बनाया फर्स्ट, ये बनाया मैं सेकंड, ऐसा। नाउ अब मैं क्या बोला हूं, जो मैंने आपको अप्रोच बताया उसको फॉलो करो, ठीक है। आपको टेंसाइल कॉम्प्रेसिव किस में आ रहा है आपको वो सब सोचने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको लगा एफ फोर्स, देखो ये एफ फोर्स लगा, तो ये जो एफ फोर्स है इसके अपोजिट इस तरफ रेजिस्टिंग फोर्स आएगा एफ आर, ठीक है। एफ आर, दिस इज योर सेगमेंट नंबर 1। तो इसके लिए अगर आप सॉल्व करते हो समेशन ऑफ फोर्सेस अबाउट एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 करते हो तो एफ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एफ आ जाएगा, एफ आर इक्वल टू एफ आ जाएगा। क्लियर बात है? नाउ मैंने बोला एक बार जो आप डायरेक्शन अज्यूम कर लिए वही डायरेक्शन आप कंटिन्यू करो हमेशा, है ना। नाउ इधर देखोगे तो इस तरफ एफ, सेकंड सेगमेंट के लिए आप देखोगे तो इस तरफ एफ और इस तरफ ऐसा एक पी फोर्स जो है वो आ रहा है, पी और इस तरह से एफ। क्लियर बात है? तो एक्चुअली अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि हम लोग चल किस तरफ से रहे, तो फिर हमने स्टार्ट यहाँ से किया ना, यहाँ से किया, तो हम लोग का x इक्वल टू 0 ये है बेटा, और यहाँ से मूव करते करते हम लोग एक बार सेक्शन जस्ट बिफोर p कट किए, देन एक बार हम लोग जस्ट बिफोर दिस पॉइंट हम लोग कट किए सेक्शन। तो सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2 हमको मिल गया ना। सेगमेंट नंबर 1 जो है वो f के जस्ट बाद से लेके p के जस्ट पहले तक होगा। लॉजिक याद रखना, हर क्वेश्चन में जो भी आप देखो आगे से उसमें यही चीज इंप्लीमेंट करना। देन उसके बाद सेगमेंट नंबर 2 p के जस्ट बाद से लेकर के इस ए के जस्ट पहले तक के सेगमेंट नंबर 2 होगा बेसिकली। तो इसके जब सेक्शन जब आप लोग पी के जस्ट बाद कंसीडर कर रहे हो तो यहां से लेके सेगमेंट सेक्शन तक के जितने फोर्सेस आएंगे इस सेक्शन पे वो कंसीडर होने चाहिए ना। अगर आप यहां तक सेक्शन कट कर तो सारे फोर्सेस कंसीडर होने चाहिए ना। तो यहां पर कितने फोर्सेस है, आप जस्ट बिफोर ए तक बात किए हो जैसे सेगमेंट नंबर 2 में, तो पी और एफ तो कंसीडर होगा ही, अब ऐसी बात है, ठीक है। तो यहां पर हो गया जस्ट। अब यहां पर जो मैंने एफ आर ले रखा है पहले वही मैं लूंगा, एज्यूम करके रखा है मैंने,
ठीक है। और एजम्पशंस के बाद जो भी डायरेक्शन आएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलजेब्रिक समेशन पे जा रहा हूं, तो जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है ना उसमें डायरेक्शन हिडन है। आफ्टर पुटिंग सुटेबल वैल्यूज आई विल गेट टू नो। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपके पास समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 0 करने पर ये हो जाएगा एफ माइनस पी माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0। सो एफ माइनस पी इज इक्वल टू एफ आर हो गया। ठीक है, एफ आर हो गया। क्लियर बात है? नाउ आपको क्या करना है, वही बताया था आपको मैं, एफ आर इंटू एल अपॉन ए ई फॉर फर्स्ट प्लस एफ आर इंटू एल अपॉन ए ई फॉर द सेकेंड। ठीक है, अब टू एन करते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो यहाँ पर 2 ही है, तो बस वैल्यू पुट करते जाओ, है ना, सारी चीजें पुट करते हैं। तो एफ आर फर्स्ट केस के लिए कितना है भाई, एफ, सेकंड फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, एरिया ए मान लेते हैं, है ना, एरिया ए है, और यंग्स मॉडुलस फर्स्ट वाले का कितना है, ई है। सेकंड के लिए बात करते हैं आप, सेकंड वाला ये वाले इस पे जो फोर्स आया वो कितना है, एफ आर कितना आया, एफ माइनस पी आया। एफ आर की वैल्यू कितनी आई सेकंड वाले के लिए, एफ आर माइनस पी, सॉरी एफ माइनस पी आई, इनटू लेंथ कितनी है भाई इसकी, इनटू इसकी लेंथ जो है दैट इज अगेन एल, एरिया इसका भी ए है, लेकिन यंग्स मॉडुलस इसका कितना है 3e है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए को यहाँ से उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ए को हटा देते हैं, उस तरफ भेज दिए, एल को भी हटा दिए, उस तरफ भेज दिए। ठीक है, क्लियर बात है? अब ये हो जाएगा आपके पास, ई को भी यहाँ से हटा देते हैं, उस तरफ ट्रांसफर, तो हो जाएगा एफ प्लस एफ माइनस पी अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3f प्लस एफ माइनस पी अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, तो जाएगा 4f माइनस पी, 3 को इधर भेज दिया, इज इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल टू 4f। ओके, सो p बाई f इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो आपको अप्रोच बताया, इसके हेल्प से आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सो आई होप जो मैंने अप्रोच आपके साथ थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, इस प्रॉब्लम को देखने के बाद आप उस चीज को अब और अच्छे से यूज कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अपने पास, जो पीडीएफ है आपके पास उसमें अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस को के साथ साथ मैं आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने वीडियो पे अपने लॉन्च वाली वीडियो में बात की थी, तो कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, अ हॉरिजॉन्टल बार फिक्स्ड एट वन एंड। एक हॉरिजॉन्टल बार है, ड्रॉ करते जाता हूं मैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल बार है जिसको मैं फिक्स रखा हूं वन एंड पे इसको फिक्स रखा हूं, ये हो गया इसका वन एंड फिक्स। ठीक है, वन एंड फिक्स, हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, इसका लेंथ 1 मीटर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। ये उसका एरिया दे रखा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ आगे बोल रहा है, जो यंग मॉडुलस है इसका वो वेरी कर रहा है, ई वेरी कर रहा है। देखो ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ई एक्स ऐसा जो लिखा है ना, यानी कि ई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है। और कैसा फंक्शन है लिखा है, एक हमारे पास जो फंक्शन जो इक्वेशन है हमारे पास दे रखा है 100 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स गीगा पास्कल, यानी कि 10 रेज़ टू पावर 9 मेगा पास्कल, सॉरी 10⁻⁹ पास्कल्स। ओके, नाउ 10⁻⁹ पास्कल्स यहाँ पर ही हो गया। एक्स जो है यहाँ पर वो क्या है, मीटर्स में है। एक्स जो है वो मीटर्स में बोल रखा है। ठीक है, एक्स आपको बोल रखा है इन मीटर, एक्स आपका मीटर्स में है। ठीक है, एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन इज अप्लाइड एट फ्री एंड। टेंसाइल लोड इस तरह से 10 किलोन्यूटन का फ्री एंड पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, द एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड इन mm, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन लेंथ आपको बताना है। डेल एल कितना हुआ इसका आपको बताना है। ठीक है, डेल एल कितना हुआ आपको बताना है। नाउ द थिंग इज कि हमारा जो या प्रॉपर्टी है यंग्स मॉडुलस है वो वेरी कर रहा है। हमारा यंग्स मॉडुलस क्या रहा है, वेरी कर रहा है। तो ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझना क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे कोई भी आपके पास ये मेंबर है, इसमें कुछ भी चीज वेरी कर सकती है। हो सकता है जैसे कि अब इसमें आप देख रहे हो कि ये प्रिज्मेटिक है, यानी कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन सेम है। हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा हो।
हो सकता है हर जगह, हो सकता है लोड जो है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा हो सकता है कि आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी दैट इज यंग्स मॉडुलस एक्सेट्रा वेरी कर रहा हो। तो उस कंडीशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो हर एक लोकेशन पे यंग्स मॉडुलस अलग है, यहाँ पर हर लोकेशन पे यंग्स मॉडुलस अलग है। तो मैं क्या किया, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल किया। यहाँ पर से मैं x डिस्टेंस पे इस तरह से एक एलिमेंट लिया dx। नाउ इस जगह पे जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज ex। इस जगह पे जो यंग्स मॉडुलस है ex। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है भाई? इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है? इस एलिमेंट की लेंथ है dx, है ना। इस जगह पे फोर्स कितना आ रहा है? इस जगह पे कोई फोर्स आ रहा होगा, लेट अस से p सेक्शन पे फोर्स आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर फोर्स लगा रखे हैं, तो लेट अस से इसमें जो फोर्स आ रहा है वो है p। यहाँ पर जो एरिया है इस लोकेशन पे दैट इज a। इट मे बी ax, किसी x लोकेशन पे, ठीक है। तो इस एलिमेंट का चेंज इन लेंथ कितना होगा? dl क्या है बोला मैं? चेंज इन लेंथ ऑफ एलिमेंट, चेंज इन लेंथ ऑफ एलिमेंट है बोला मैं, चेंज इन लेंथ ऑफ एलिमेंट है बोला, ठीक है। चेंज इन लेंथ ऑफ एलिमेंट। नाउ हमारा जो ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? x इक्वल 0 की यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा सकता है ये एलिमेंट, x इक्वल टू l तक। तो इस एलिमेंट का चेंज इन लेंथ में लिखूंगा कैसे? बेसिकली अगेन p, इसका p, इस पे लोड कितना आया? p आया। इसका लेंथ कितना है? dx है, अपॉन एरिया कितना है? ax है, इनटू यंग्स मॉडुलस कितना है? ex है ना। ये इस एलिमेंट का चेंज इन लेंथ है। नाउ अगर मुझे ये इस एलिमेंट का आ गया, तो अगर मुझे पूरे के पूरे बार का चाहिए होगा, सो फॉर चेंज इन लेंथ ऑफ बार, फॉर चेंज इन लेंथ ऑफ बार में जो चेंज इन लेंथ है अगर वो मुझे निकालना हो, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? डेल एल निकालूंगा इंटीग्रेशन करके इसका। तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ओके, अपॉन ए एक्स इंटू ई एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स इंटू ई एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू एल। दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके, इस इंटीग्रेशन को मैं परफॉर्म करके जो चेंज इन लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। आई बात समझ में? मैं चेंज इन लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये आ गया, चेंज इन लेंथ मैंने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। क्लियर बात है। नाउ इस एक्सप्रेशन में कोई एक चीज जनरली वेरी करेगी, क्योंकि दो चीज वेरी करेगी तो फिर इंटीग्रेट करना पॉसिबल तो होगा नहीं हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हो सकता है कि सॉल्व हो सकता है सॉल्व ना हो पाए। तो अगर यहाँ पर हम लोग जनरली गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई एक चीज वेरी करा रहे होगा, हो सकता है आपका एरिया वेरी कर रहा हो सकता है पी, हो सकता है ई। तो अब हमारे प्रॉब्लम में हम ध्यान दें तो पी तो सेम है हर जगह, सेक्शन कहीं पर भी काट के देख लो, हर जगह लोड कितना आ रहा है? 10 किलो न्यूटन। बार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो एरिया हर जगह 100 mm स्क्वायर है। वेरी वो क्या कर रहा है? बस यंग्स मॉडुलस हमारा वेरी कर रहा है। सो फॉर आवर प्रॉब्लम, जो हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर है, ओके, फॉर आवर प्रॉब्लम हम क्या करेंगे? हमको जस्ट इंटीग्रेट करना है, तो हमको डेल एल चाहिए। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 मीटर। 1 मीटर में क्यों रखूंगा? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स दे रखा है वो मीटर में ही है ना, वो मीटर में ही है। तो जाएगा इंटू पी, पी कितना है भाई आपके पास? 10 किलो न्यूटन। सो 10 न्यूटन कर दिया मैं, 10 न्यूटन कर दिया, 10 इंटू 10⁻³ इंटू डी एक्स। फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है बस, अपॉन ए एक्स, किसी भी एक्स लोकेशन पे एरिया निकालो कितना है? 100 mm स्क्वायर है ना, 100 mm स्क्वायर है। तो उसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो किस में आ जाएगा? 100 इंटू क्या हो जाएगा? मीटर में लाना है ना उसको, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है हम लोगों को भाई? 100 e⁻⁻x। लेकिन ये किस में है? गीगा पास्कल में है। ये किस में है? गीगा पास्कल्स में है, ठीक है। तो इसमें मैं ला दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻9 का, 10⁻9 का, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करोगे जैसे कि, तो आपका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन आ जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ से आपका 10⁻9 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये क्या देगा आपको? ये देगा आपको 10⁻3, ठीक है। ये e⁻⁻x ऊपर चल जाएगा, e⁻x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 100 जो है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और रहेगा आपके पास, तो ये जाएगा आपके पास 100
मल्टीप्लाइड बाई 100, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, ओके। और ये हो गया आपके पास 10, और इधर 10⁻³ था, ये 10⁻³ आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका ये 10 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। अब इसको बस इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओके ऑफ e⁻x ओके अपॉन 1000 फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 1, ओके। तो यहाँ से आ जा रहा है आपके पास डेल एल आपके पास आ जा रहा है यहाँ से, ओके। यहाँ से आ जा रहा है आपके पास 1.718 इंटू 10⁻³ मीटर्स, है ना, मीटर्स इतना आ जा रहा है। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लिया मैं जस्ट mm में, तो mm में लिखूंगा इसको, mm में इसको लिख सकता हूँ मैं डेल एल ओके इज इक्वल टू 1.718 mm, ठीक है। सो दिस इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार, ओके। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन से आपने ये चीज देख ली कि अगर कोई भी चीज वेरी कर रहा हो, तो इस फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो और अपना जो आंसर है, जो भी आपको चीज पूछी गई वो निकाल सकते हो, ठीक है। आप लोगों को मैं जाते आते एक असाइनमेंट दे करके जा रहा हूं, है ना। क्या करना, जैसे मैं बोला कि एक आपके पास यूनिफॉर्मली टेपरिंग बार है, दिस इज अ टेपर्ड बार, है ना, ठीक है, टेपर्ड बार है, ओके। यहाँ पर जो डायमीटर है दिस इज स्मॉल डी, ओके। यहाँ पर जो डायमीटर है दैट इज कैपिटल डी, ठीक है। ये जो लेंथ है इसकी, लेट अस से दिस इज एल, ठीक है, दिस इज एल, इसका यंग्स मॉडुलस ई है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स विच इज इक्वल टू पी, ओके। तो आप लोगों को फाइंड करना है इसका डेल एल, ठीक है। तो इसमें कौन सा अप्रोच यूज होगा आपको समझ आ गया, क्योंकि इसमें एरिया वेरी कर रहा है, तो आप लोगों का ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने एक्सप्रेशन बताया ये वाला, ये यहाँ पर यूज हो जाएगा और आप लोग सॉल्व कर पाओगे। सेकंड, इससे मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम मैं आपको देके जा रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपके पास यूनिफॉर्मली टेपरिंग प्लेट है, इस तरह से यूनिफॉर्मली टेपरिंग प्लेट है, ओके। इस तरह से एक यूनिफॉर्मली टेपरिंग प्लेट अगर है, ओके, जिसकी थिकनेस जो है, इसकी जो थिकनेस है इस तरह से, इसकी जो थिकनेस है दैट इज टी इज कांस्टेंट, ओके। ये इसको इस डायरेक्शन में मैंने लोड किया लाइक दिस, टेंसाइल फोर्स इसमें अप्लाई किया। यहाँ पर जो इसकी विड्थ है यहाँ जो विड्थ है इसकी, दिस इज बी, स्मॉल बी। यहाँ पर जो विड्थ है दैट इज कैपिटल बी, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है दैट इज कैपिटल एल, ठीक है। यंग्स मॉडुलस इसका ई है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो इसका चेंज इन लेंथ आ रहा है वो कितना आएगा, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो दोनों जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोगों को डेल एल फाइंड आउट करना है, एंड नो डाउट जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को एक्सप्रेशन बताया दैट विल बी वेरी यूजफुल, ओके। सो आई होप बच्चों कि आपने ये जो सेशन है वो एंजॉय किया होगा। अपने जो भी रिव्यूज हैं, आपके जो भी थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में दिल खोल के लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।